हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर की हुई कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो रजनी, तुम ठीक 8 बजे होटल पहुंच जाना। ओके रमेश, आप भी टाइम से आ जाना। जो हुक्म मेरी मलिका। बंदा समय पर हाजिर हो जाएगा। आप भी ना कुछ भी कह देते हो। सर माँ कर मुस्कुराते हुए रजनी ने मोबाइल फोन काट दिया। रजनी ने तैयार होकर गुनगुनाते हुए आईने में अपने आप को गौर से ऊपर से नीचे तक देखा। उसका खूबसूरत बदन अभी तक सांची में ढला हुआ था। तभी तो रमेश उससे बाहों के घेरे में लेकर हमेशा कहते, फिगर से आपकी उम्र का पता नहीं चलता जाने मन, और शरारत से हंसने लगते। तब रजनी थोड़ा शर्मा कर रह जाती और कहती, आप भी ना। नीले रंग की खूबसूरत साड़ी में चांदी के रंग के कारीगर का काम, नए जमाने का ब्लाउज जिसका भार पीछे बंधी डोरी ने संभाल रखा था। बालों को हेयर ड्रेसर ने बड़े ही खूबसूरत ढंग से संवार कर 2 लटों के सामने निकाल दिया था। रजनी के गोरे गोरे रुई से भी नरम हाथों पर लोगों की नजर बरबस से उड़ जाती थी। रजनी को याद है कि पिछली पार्टी में माधवी भटनागर ने कहा भी था, रजनी जी आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था। आप तो इतनी खूबसूरत हो कि आपको छूने से भी डर लगता है। एकदम कांच की गुड़िया सी लगती हो आप। ऐसी बातें पहले रजनी को अंदर तक गुदगुदा जाती थी, लेकिन अब वह सुनकर केवल मुस्कुरा देती है। रजनी ने साड़ी से मैच करती ज्वेलरी पहनकर फाइनल टच और फाइनल लुक दिया और मोबाइल फोन और मैचिंग पर्स लेकर बंगले से बाहर आ गई, जहां ड्राइवर पहले से हाथ बांधे अपनी ड्यूटी के लिए खड़ा था। रजनी मैडम को आते देख ड्राइवर ने गाड़ी का पिछला गेट खोला। रजनी ने बैठते ही कहा, होटल ताज चलो। जी मैम साहब कहकर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी अब बंगले से निकलकर खाली सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। रजनी का दिमाग भी उस दौड़ में शामिल हो गया। बस फर्क इतना था कि गाड़ी की रफ्तार आगे जा रही थी और रजनी का दिमाग पिछली यादों की ओर रफ्तार पकड़ रहा था। बात तब की है जब रजनी का 12वीं जमात का रिजल्ट निकला था। वह फर्स्ट क्लास से पास हुई थी। वह चाहती थी कि वह आगे और पढ़े। उसने सीपीटी का फॉर्म भी ले लिया था, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी। 5 भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। उसके बाद मोहन, जिसने 10वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान दिया था, और ललिता ने 8वीं जमात का। फिर नरेश और तनु थे जो छठी और चौथी क्लास में पढ़ते थे। माँ घरेलू थे, सिर्फ कपड़े सीने पिरोने का काम जानती थी, और पिताजी रेलवे में टीटी थे। जैसे तैसे घर का गुजारा और उन लोगों की पढ़ाई का खर्चा निकल पाता था। पिताजी की इच्छा थी कि वे रजनी की शादी कर दे, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी कि जहाँ भी जाती वहाँ कोई भी उसका दीवाना हो जाता था। दोनों पति पत्नी को रात भर इसी चिंता में नींद नहीं आती थी। रजनी की खूबसूरती पर फिदा होकर 3 कंपनी के मालिक प्रेम सहाय ने अपने बेटे महेश के लिए बिना दान दहेज के शादी की बात चलाई। रजनी के पिता ने उसे स्वीकार कर लिया और धूमधाम से शादी हो गई। पैसों की कमी में पली बढ़ी रजनी इतनी ऐशो आराम देकर दंग रह गई। वह बहुत खुश थी। उसके माँ बाप भी अपनी बेटी की खुशियों को सराहने लगे। महेश चूंकि एक बड़ा कारोबारी का लड़का था, विदेश से एमबीए करके आया था, उसका ज्यादा से ज्यादा समय कामकाज और यार दोस्तों में ही बीतता। महेश को रजनी पहली नजर में भा गई थी। जब महेश ने प्यार से रजनी को देखा तो हल्की गुलाबी साड़ी में उसका रंग और भी गुलाबी हो उठा था। वह लाश से सिमटी जा रही थी। सभी दोस्त महेश से मानो जल रहे थे। महेश भी स्मार्ट और अच्छे नैन नक्श का था, पर रजनी के सामने 19 ही था। पर वह रजनी से प्यार तो बहुत करता था। वह उसकी खूबसूरती पर कुछ नहीं बोल पाता था। वह आए दिन पार्टी करता रहता था, जिसमें सिगरेट, शराब व शबाब का जोर होता था, और पार्टियां भी देर रात तक चलती थी। हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाले महेश के यार दोस्त भी वैसे ही थे। हर समय पीने पिलाने की ही बातें चलती थी। शुरुआत में तो रजनी नई नवेली होने के नाते पसंद न होते हुए भी ऐसी पार्टियों में शामिल हो जाती थी, पर उसे ऐसी पार्टियां कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे रजनी ने ऐसे हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाना छोड़ दिया। घर की पार्टियों में 2-4 बार अपना चेहरा दिखाकर चली आती। बाहर की पार्टियों में केवल महेश जाता था। उसे लौटने में कभी सुबह के 2 बजते तो कभी 3 या 4। पहले तो वह गुस्सा हो जाती थी, महेश से बोलचाल बंद कर देती थी या को शिकायत कर देती थी। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। रजनी महेश से नाराज थी। तभी महेश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो एक पल के लिए वह सकुचाई। मुंह से एक भभका निकला। उसकी गंध से उसे उल्टी सी होने लगी। वह हटने लगी तो महेश ने उसे झट से अपने बदन से सटा लिया। सीने से लगाकर वह दीवानों की तरह उसे प्यार करने लगा। रजनी उसकी बाहों से निकलने के लिए छटपटा रही थी। महेश कह रहा था, यार माफ भी कर दो, कल से जल्दी आ जाऊंगा।
रजनी, तुम बेहद खूबसूरत हो। मैं वादा करता हूँ कभी लेट नहीं होऊंगा। शराबी की जुबान और कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का जैसे कभी कोई भरोसा नहीं होता, वैसे पीना पिलाना महेश की आदत में शुमार हो गया था। जितनी नफरत रजनी को शराब सिगरेट देर रात की पार्टियों से थी, उतनी नफरत उसे अपने आप से भी होने लगी थी। इधर मोहित के पैदा होने के बाद रजनी उसके पालने पोसने में लगकर अपने को बिजी रखने लगी। पहले तो महेश सिर्फ बाहर से पीकर आता था, पार्टियां करता था, लेकिन सास ससुर की मौत के बाद तो जैसे पूरा मैं खाना घर में खोल लिया। अब वही मेहता एंड मेहता सन्स इकलौता मालिक जो हो गया था। धीरे धीरे महेश मोहित के साथ शराब पीने लगा। वह उसकी कोल्ड ड्रिंक के साथ चीयर्स करता, ड्राइवर से शराब मंगवाता, नौकरों बावर्ची से कहकर खाने में तरह तरह की चीजें बनवाता। रजनी को यह सब बहुत अखरने लगा था। यही तो वह उम्र होती है जब बच्चा अपने माँ बाप को अपना रोल मॉडल मानकर उनकी नकल करता है, अच्छी बुरी आदतों को अपनाता है। रजनी देखती कि जब महेश टाइम से घर नहीं आता, तब मोहित कोल्ड ड्रिंक से भरा गिलास अपने हाथों में लेकर कहता, चलो मम्मी, आज दारू पार्टी हो जाए। राजू काका, आप मेरे लिए चीज ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज बनाओ। रजनी खून का घूंट पीकर रह जाती। वह अपना दुख दर्द किससे बांटती। मायके में तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो महेश की आंखों में आंखें डालकर बातें कर सके। पर उस दिन रजनी ने भी कुछ सोच लिया था। रात 2 बजे महेश के मोबाइल फोन पर बात करनी चाहिए, तो वह स्विच ऑफ मिला। तकरीबन 2:30 बजे महेश का फोन आया, बेडरूम का दरवाजा खोलो। गुस्से में आकर रजनी ने भी कह दिया, महेश जी, आज यह दरवाजा नहीं खुलेगा। आपको जहाँ जाना है चले जाइए। रोज रोज आपकी देर से शराब पीकर आने की आदत से मैं तंग आ गई हूँ। इससे मोहित पर भी गलत असर पड़ता है। पहले तो महेश प्लीज प्लीज करता रहा, फिर बोला, मैं केवल मोहित से मिलना चाहता हूँ। रजनी, एक बार दरवाजा खोलो, मैं उसे प्यार करके चला जाऊंगा। रजनी ने ना जाने क्या सोचकर गेट खोल दिया। अब तो वह रजनी पर आंखें तरेरने लगा। मेरे घर से मुझे निकालती है, मुझे पता था। तेरा बाप दलाल है, 50-50 रुपए के लिए तुम लोगों से धंधा कराता है। तेरे बाप की औकात थी इतने बड़े घर में तेरी शादी कराने की? वह तो मेरे बाप की भलमनसाहत है जो तू यहाँ पर आ गई, नहीं तो किसी कोठे पर। ये सारे शब्द पिघलते शीशे की तरह रजनी के कानों में पड़ रहे थे। वह फटी आंखों से महेश को देखने लगी। अपनी बेबसी पर उसकी आंखें झलक पड़ी। मोहित, जो अब 7 साल का हो गया था, कच्ची नींद से उठ गया था और देख रहा था कि पापा गुस्से से मम्मी पर बरस रहे थे। मम्मी रो रही थी, वह डरा सहमा सब देख सुन रहा था। सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता है, इसलिए रजनी ने किसी तरह अपने आप को संभाला। जैसे तैसे सब कुछ भुलाकर उसे सुला दिया। वह खुद रात भर तकिया भिगोती रही। उसकी आंखों से दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। सोचती रही कैसे इस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताऊं। जो मर्द अपनी औरत को इज्जत की निगाह से नहीं देखता, उसके बच्चे की नज़र में भी उस औरत की कोई इज्जत नहीं रह जाती। चाहे पिता के घर में कुछ भी न था, शांति तो थी। रूखा सूखा खाकर पढ़ाई करने में ही अपने 18 साल गुजार दिए थे। 19वें साल में उसके भाभी ससुर ने उसे महेश के लिए पसंद कर लिया था। उसकी बेमिसाल खूबसूरती ही आज उसके लिए सांप बन गई थी। कॉलेज में बहुत से लड़के रजनी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, पर उसे सिर्फ पढ़ाई से ही सरोकार था। शायद इसलिए किसी लड़के की उससे बात करने की हिम्मत न होती थी। वह कॉलेज में हॉट लेस के नाम से मशहूर थी। घर में काम के सिलसिले से जुड़े कई लोग महेश से मिलने आते थे। एक सुबह डोरबेल की आवाज़ में रजनी ने अनमनी से होकर खुद दरवाजा खोला। सामने एक 30-32 साल का नौजवान को अपनी ओर एकटक निहारते पाया। आंखें चार हुई, पता नहीं रजनी को क्या हुआ। उस गर्माहट को वह सह न सकी और तुरंत वहां से हट गई। कारोबार से जुड़े लोगों में से वह भी एक था। वह बुझी बुझी से अनमनी अपने काम में लग गई। अक्सर लोग बाहर से भी आते ही रहते थे। कभी किसी से मिलना होता था तो महेश खुद बुलाकर मिला देता था। इस बार भी महेश बोला, रजनी, इनसे मिलो। यह रोलिंग मिल के मालिक रमेश दिल्ली से आए हैं। और रमेश जी, इनसे मिलिए, ये हमारे बेटर हाफ हैं। दोनों ने एक दूसरे से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। रमेश ने गौर से रजनी को देखा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन रमेश ऐसे किसी काम से आया था, पर जाते वक्त एक अपना विजिटिंग कार्ड थमाकर चला गया। उस कार्ड के पीछे एक नोट लिखा था, टाइम मिलने पर फोन कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। पढ़कर रजनी कुछ घबरा सी गई। न चाहते हुए भी उसने शाम को डरते डरते फोन किया। हेलो, मैं रजनी, आप रमेश जी? हाँ हाँ, मैं रमेश ही बोल रहा हूँ। मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रहा था। आप बुरा मत मानिए, एक बात बोलूं, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक्स, वह बोली, प्लीज मना मत कीजिएगा। क्या कल हम शाम को एक कप कॉफी पी सकते हैं?
रजनी चाहकर भी मना न कर सकी। कॉफी पीते वक्त बार बार रमेश की ओर नजरें उठती तो उसे अपनी ओर ही देखता पाती। वह शर्मा कर सिर झुका लेती। रजनी जी, जब से मैंने आपको देखा है मैं रात भर सो नहीं पाता। जी चाहता है कि बस आपको ही देखता रहूं। दिन रात हर पल आपकी मुस्कुराहट बहुत दिलकश है। यह सुनकर रजनी का दिल झूम उठा। शर्म से पलकें झुक गई, होठों पर एक लुभावनी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद से ही वे एक दूसरे से मिलने लगे। कभी कोई रेस्टोरेंट तो कभी कोई शॉपिंग मॉल, कभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, कभी किसी पार्क में, ताकि महेश या किसी पर राज न खुले। इसलिए मिलने के लिए अलग अलग जगह तय कर लेते थे। मिलने पर रजनी को अजीब सी घबराहट होती थी, पर उसकी इस घबराहट में भी एक खुशी थी। एक दिन दोपहर को मोहित रजनी के मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। तभी मोबाइल फोन की घंटी बजी। रजनी मोहित के हाथ से मोबाइल फोन लेने गई तो उसने देने से मना कर दिया। प्यार से फिर झल्लाकर छीनने गई तो बोला, आप एक नंबर की। इससे आगे रजनी ने जो सुना तो लगा जैसे किसी ने भरे बाजार में जलील कर दिया। उसके सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई। वह बहुत ही दुखी हो गई। उन्हीं नाजुक व कमजोर लम्हों में वह रमेश की और करीब आ गई। क्या बात है रजनी, तुम इतनी चुप चुप और खोई खोई सी क्यों लग रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, कहते कहते भी रजनी का गला भरा गया। फिर वह हंसते हुए कहने लगी, देखो मैं एकदम ठीक तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? मैं इस खोखली हंसी के पीछे के दर्द को साफ साफ महसूस कर रहा हूँ। मुझे हैरानी होती है कि इतनी प्यारी और खूबसूरत आंखों में भी आंसू का इतना गहरा समंदर भी समा सकता है। क्या बात है, तुम्हारे इन आंसू से मुझे बहुत दर्द पहुंचता है। तुम मेरी जान हो, मेरी सब कुछ हो। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी उदास नहीं देख सकता। रजनी ने सुबकते सुबकते रमेश को दोपहर में घटी घटना के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। तो यह बात है, बच्चे जो देखते सुनते हैं वही सीखते हैं। दिल से मत लगाओ, बच्चा है यार। तुम्हें पता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए यह गिफ्ट लिया है। जरा खोल कर तो देखो कैसा है। इसकी क्या जरूरत थी? तुमसे दिल की बातें करके मन हल्का हो जाता है बस। बस और कुछ नहीं। टेढ़ी आंखों से रमेश ने कहा तो रजनी शर्मा गई। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी रजनी? रजनी ने चौंक कर रमेश की ओर देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और प्यार ही नजर आ रहा था। अब रजनी हैरत से अपनी आंखों में भरे आंसू पोंछने लगी। होठ लजरने लगे। बहुत मिन्नतें करने पर रजनी ने गिफ्ट का रैपर खोला। हीरे के दो टॉप्स थे, बहुत ही खूबसूरत है। गिफ्ट तो महेश भी ढेरों लाता था पर उसमें गरूर था। वह खुश होकर कह बैठी, रमेश मुझे इस घुटन से कहीं दूर ले चलो। रमेश भी उसे दूसरे शहर ले जाने को तैयार था। वह तुरंत बोला, हाँ चलो। कब चलोगी रजनी? मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊंगा। कहकर उसने रजनी को अपनी बाहों में भर लिया। रजनी अब भी खोई हुई थी। बाहर तेज बारिश हो गई थी। अचानक बिजली कड़की और उसने दोनों हाथों से कसकर रमेश को जकड़ लिया। जब दो जवां दिल मिल रहे हो तो सभी जगह बाहर ही बाहर दिखाई देती है। बारिश की धुन में प्यार का संगीत था। रमेश उसे अपने सीने से लगाकर दीवानों की तरह चूमने लगा। एक पल के लिए वह सकुचाई, पर जब वह दिल ही हार चुकी तो इनकार कैसा। एक शाम रजनी चुपचाप रमेश के साथ मुंबई चली आई। आते वक्त रजनी एक चिट्ठी लिखकर छोड़ आई थी। लिखा था, मैं इस घुटन भरी जिंदगी को जीते जीते तंग आ गई हूँ। अब मुझे आज़ादी से जीना है, सांस लेना है। उस वक्त रजनी ने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, पर वह तो रमेश के प्यार में पागल हुई थी। उसे उस वक्त जो ठीक लगा किया। यह भी नहीं सोचा कि महेश और घर वालों पर क्या बीतेगी। रमेश को पाकर रजनी को लगा कि सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हो। उन लोगों ने 2-4 महीने विदेश में ही बिता दिए। वापस आकर रमेश अपना मुंबई का कारोबार संभालने में लग गया और रजनी अपने फ्लैट को सजाने संवारने में जुट गई। दिन रात ख्वाबों जैसे बीत रहे थे। रजनी को कभी मोहित की याद आती तो दिल में कुछ चटक जाता, गले में कुछ फांस जैसा अटक जाता था। लेकिन वह अपने सिर को झटक देती और दिल को बच्चे की तरह झुंझुना पकड़ाकर समझा लेती थी। रजनी व रमेश अक्सर होटलों में ही डिनर लेते थे। वहाँ जो भी रजनी को देखता तो उसे बस देखता ही रह जाता। रमेश ने रजनी के लिए काफ़ी मॉडर्न कपड़े खरीदे थे। बहुत ही ना नुकुर के बाद वह उन्हें पहनती थी। अरे बाबा, यही तो आजकल का फैशन है। चलो बेबी पहनो, जल्दी से रेड ड्रेस पहन कर आओ। मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो तो सही मेरी जान इन कपड़ों में कैसी लगती है, रमेश कहता। थोड़ा घबराते हुए रजनी ने वह ड्रेस पहनी। जब उसने खुद को आईने में देखा तो अपने बदले लुक और जस्ते कपड़ों के साथ बढ़ती दोगुनी खूबसूरती पर यकीन नहीं हुआ।
देर होने पर रमेश खुद ही बेडरूम में चला आया। जब रजनी को लाल रंग की ड्रेस में देखा तो देखता ही रह गया। हाय स्वीट हार्ट, क्या हॉट लग रही हो। रजनी के गाल शर्म से और भी गुलाबी हो गए। डिनर करते वक्त इतने लोगों ने पलट पलट कर ललचाई नजरों से देखा तो रजनी घबराई से उस ड्रेस में असहज हो उठी थी। पर धीरे धीरे उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत हो गई। कोलकाता की रजनी और मुंबई की रजनी में जमीन आसमान का फर्क हो गया। मजे से जिंदगी गुजर रही थी। तभी एक दिन रमेश दफ्तर से बहुत घबराया सा घर वापस आया। गजब हो गया, रमेश बोला। क्या हुआ, रजनी ने पूछा। मैंने 10 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 5 करोड़ का लोन पास करवाया था, लेकिन पिछला टेंडर पास नहीं होने से बैंक का मैनेजर लोन पास नहीं कर रहा है। कोटेशन वगैरह सब भर दिए गए हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अगर मेरा यह करोड़ों का प्रोजेक्ट इस बार क्लियर नहीं हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारा दफ्तर, घर, मिल सब कुछ चला जाएगा। प्लीज रजनी, कुछ सोचो, कुछ करो। अब बेचारी रजनी क्या करे। वह तो सिर्फ दिलासा व हौसला ही दे रही थी। सब ठीक हो जाएगा रमेश, तुम जाकर एक बार मैनेजर से फिर मिल लो। नहीं रजनी, अब मिलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब ठीक केवल एक शर्त पर हो सकता है। सुना है कि वह मैनेजर देवेश थोड़ा शराब और शबाब का रसिया है। अगर एक चांस ले ले शायद, मतलब अगर तुम देवेश को शीशे में उतार सको तो। रमेश कहते कहते नजरें नहीं मिला पा रहा था। यह तुम क्या कह रहे हो रमेश, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। तुम अपनी रजनी को सिर्फ एक लोन पास करने के लिए किसी पराये मर्द के बिस्तर में परोस रहे हो। तकरीबन चिल्लाते हुए रजनी गुस्से से बोली। मुंबई में तो सैकड़ों कॉल गर्ल्स हैं, किसी को भी वहां भेज दो। रजनी, मुझे माफ कर दो, कहकर रमेश ने रजनी की ओर प्यार से हाथ बढ़ाया तो उसने हिकारत भरी नजरों से घूर कर हाथ को झिटक दिया। रमेश अपनी सफाई में कह रहा था, रजनी मुझे यह कहना तो नहीं चाहिए था, पर मैं किसी कॉल गर्ल पर एकदम से भरोसा नहीं कर सकता। कब किसके सामने किसका राज फांस कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे यह सब कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैं अपनी जिंदगी को किसी और के बिस्तर पर सोने को मजबूर कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास अब खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं दिवालिया होकर नहीं जी सकता। अब रजनी के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली हालत हो गई। जिस्म का सौदा कर रमेश के कारोबार को बचाए या फिर जिस्म को बचाकर उसको मरता देखे। फिर इतने बड़े मुंबई शहर में अकेली कैसे और कहाँ रहेगी। सब गिद्धों की तरह नोच डालेंगे। महेश के पास वापस में लौट नहीं सकती। आखिरकार उसने अपने जमीर को मार कर ही यह कदम उठाया। बैंक मैनेजर देवेश तो रजनी का इतना मुरीद हुआ कि उसने यहाँ तक कह दिया, रमेश आज से आप मेरे फैमिली फ्रेंड हुए। अब आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कह दीजिएगा। बस वहीं से रजनी का कॉल गर्ल बनने का सफर शुरू हो गया। हर रात लिपूत कर किस किस के गुलिस्ता को महकाती फिरती। अब उसे याद नहीं है। रमेश तरक्की की सीढ़ियों को पार करता रहा। रजनी कभी नफरत से पूछती, रमेश तुमने ऐसा क्यों किया, किस जन्म का बैर निकाला है तुमने। रमेश बड़ी बेशर्मी से हंसने लगता। रजनी कभी जाने को मना करती तो वह हाथ भी उठा देता था। ऐसी दहशत भरी जिंदगी जीते जीते यूं ही 15 साल बीत गए। रजनी ने यह बात अब अच्छी तरह से समझ ली थी कि औरत केवल खिलौना है। कभी उसे पैरों तले रौंदा जाता है तो कभी उसे हाथों द्वारा मसला कुचला जाता रहा है। उसने रमेश की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। कभी तन्हाई में अपने बच्चे और महेश का अक्स उभरता तो वह सिसक उठती। रजनी अपनी यादों के दायरे से बाहर निकल आई। आज भी बाहर से कोई डेलीगेशन ग्रुप आया है जिसमें से एक को ताज होटल में ठहराया गया है जहां रजनी को अभी पहुंचना है। ड्राइवर ने होटल ताज के सामने कार रोक दी। गुमसुम रजनी मैनेजर से रूम नंबर पूछकर चल पड़ी। उसने 205 नंबर रूम खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कम इन। दरवाजा बंद नहीं था, केवल ढलका हुआ था। हाथ लगाते ही खुल गया। सामने फोन पर झुका कोई नौजवान रिसेप्शन में बातें कर रहा था और एक 40-45 का रसिया किस्म का आदमी साथ खड़ा उसे समझा रहा था। हाथ के इशारे से सामने पड़े सोफे पर रजनी को बैठने को कहा और बोला, आप जरा बैठिए। मोहित, रिसेप्शन में कुछ ऑर्डर देना मेरे व मैडम के लिए। तुम तो कोल्ड ड्रिंक लेते हो पर मैं और मैडम पनीर पकौड़ा और वेज कबाब लेंगे और विस्की लेंगे। थैंक्स। तभी वह नौजवान रजनी की तरफ मुड़ा। उसे देखकर रजनी कांप उठी। वह वहाँ एक पल भी रुक नहीं पाई, उल्टे पैरों लौट गई और वह आदमी हेलो हेलो मैडम कहता ही रह गया। वह नौजवान भी हैरान खड़ा रह गया। रजनी अपने नजरों में तो गिर ही चुकी थी, आज वह सरे बाजार जलील भी हो गई। उसके झूठे सपनों का महल तहस नहस हो गया। उसकी ऐसी भयानक तस्वीर देख रजनी ने अपने दोनों कानों पर हथेलियां रखी।
रजनी बहुत जोर से चीखी। नहीं, उसकी हिचकियां बंधने लगी। घर पर आवाज सुनकर सभी नौकर नौकरानियां मैडम रजनी के कमरे में आ गए। देखा कि मैडम ने गुस्से में मेकअप का सारा सामान जमीन पर फेंक दिया है, ड्रेसिंग का आईना तोड़ दिया है। वे सब डर कर कमरे से बाहर चले गए। रमेश से उसे जितना प्यार था, आज उससे भी ज्यादा नफरत हो रही थी। उसके मासूम और खूबसूरत मुखड़े पर परेशानी की लकीरें खिंच गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। कभी सोचा न था कि उसका अतीत ऐसे शर्मनाक रूप से वर्तमान में सामने आएगा। उसने अपना सिर बेड के किनारे पर जोर से दे मारा। वह दो मर्दों द्वारा चली गई। एक ने उसके वजूद को पैरों तले रौंदा, तो दूसरे ने उसके जिस्म को इस्तेमाल करने का जरिया बनाया। पहले अपने लिए, फिर पैसों के लिए खुद ने भी नोचा खसोटा और दूसरे से भी नुचवा ही रहा है। आज रजनी सोवर में घंटों खड़े होकर अपने को भिगोती रही। बरसों से मन पर पड़े मैल की परतों को साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ करती रही। उसे आईने में अपने आप को देखने में भी डर लग रहा था। रजनी ने उस रात अपने आप को बेडरूम में कैद कर लिया। कितनी बार दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश की आवाज आ रही थी, रजनी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा रमेश। नींद आ गई होगी, शायद थकी हुई हो। पर कोई आवाज ना पाकर रमेश ने सोचा, लगता है वह सो गई है। जब वह सुबह उठेगी तब बात करूंगा। दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने से रजनी की नींद टूटी। कब वह सोई, उसे उसका एहसास ही नहीं हुआ। हड़बड़ाकर वह उठी और दरवाजा खोला। अरे, रात में कैसे बेसुध हो गई थी तुम? तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं आया और तुमने खाना भी नहीं खाया। डिनर के लिए कितना दरवाजा खटखटाया, पर तुमने दरवाजा खोला ही नहीं। क्या हुआ मेरी जान? रमेश ने रजनी को बाहों में लेने की कोशिश की, तो वह पीछे हट गई। नफरत भरी निगाहों से उसे घूरा तो हंसते हुए रमेश का चेहरा अचानक सफेद सा पड़ गया। उसके हिकारत भरे चेहरे को रमेश बखूबी समझ रहा था, इसलिए शर्मिंदा व बौखलाया हुआ सा बगले झांकने लगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने आकर कहा, कोई साहब आए हैं, मैडम को पूछ रहे हैं। ठीक है, उन्हें चाय वगैरह सर्व करो, मैडम अभी तैयार होकर आ रही है, कहकर रमेश कमरे से बाहर आ गया। रजनी ने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, सामने नजर पड़ती ऐसे तड़प उठी जैसे भूल से जले तवे पर हाथ रख दिया हो। वह घबरा कर वापस जाने लगी। तभी उसके कानों में अमृत घोलती एक आवाज गूंजी, मम्मी, मैं आपका मोहित। आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, आखिरकार आप मिल ही गई। इतना कहकर वह रजनी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मोहित रोते रोते ही कहने लगा, मम्मी, आपके बगैर पापा ने भी अपनी कैसी हालत बना ली है। कितने साल बीत गए आपके बगैर जीते हुए। अब मैं एक पल भी आपके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मम्मी, घर लौट चलो, आपको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब होटल में रजनी ने मोहित को देखा, जो बिल्कुल महेश की शक्ल पाए हुए था, उसे लगा कि उसने ममता के रिश्ते में भी तेजाब घोल दिया। अगर उसकी शक्ल हूबहू न होती तो उसके आगे वह सोच ही नहीं पाई। उधर रजनी जब महेश को छोड़कर चली गई थी, तब वह एकदम टूट सा गया था। वह उसे बहुत प्यार करता था। निराशा व हताशा से बेहाल महेश ने सारा कारोबार समेटा और बेंगलुरु की किसी अनाम जगह पर चला गया। अब वह अपने बेटे मोहित के लिए जी रहा था। सुबह उसे तैयार करके स्कूल भेजता, फिर अपने दफ्तर जाता। जल्दी काम निपटा कर वह फिर घर लौट आता। धीरे धीरे सारे काम घर में मोबाइल फोन से ही करने लगा। मोहित को भी पापा का ढेर सारा प्यार पाकर लगा कि जैसे अपनी मम्मी को भूलने लगा है, पर वह भूला नहीं था। कभी कभी मोहित पूछ ही बैठता, पापा, मम्मी कहाँ गई है? तब महेश की बेबसी से आंखें भर आती। फिर मासूम मोहित को सीने से लगाकर रो पड़ता। उसने सोचा कि ढूंढा तो उसे जाता है जो खो जाता है। जो खुद ही छिप गया हो उसे ढूंढ कर क्यों परेशान करो। जैसे ही मोहित बड़ा हुआ, उसका भी एमबीए का कोर्स अभी अभी पूरा हुआ था। वह अपनी मम्मी की तलाश में लगा। वह पापा महेश को सेमिनार है बोलकर कोलकाता गया, जहाँ पहले मम्मी पापा के साथ रहता था बचपन में। वहीं से पता चला कि मम्मी मुंबई में है। शायद तभी से वह मुंबई में आकर तलाश करने लगा। एक दिन एक होटल में उसने रमेश के साथ रजनी को देखा। वहाँ से सारी जानकारी हासिल की, फिर अपनी मम्मी से मिलने का प्लान बनाया। और कुछ तो समझ में नहीं आया कि कैसे मिले। वह रजनी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और कोई चारा भी तो नहीं था उसके पास। लेकिन अफसोस, महेश का हमशक्ल होने से बाजी पलट गई। उसकी सूरत देखते रजनी लौट गई। वह तुरंत पहचान जो गई थी, मम्मी, मेरी सूरत देखकर आप मुझे तुरंत पहचान गई और आप लौट गई। मम्मी, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। पापा भी आपके जाने के बाद एकदम टूट से गए हैं। वे तिल तिल कर मर रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे घुटते तड़पते नहीं देख सकता था।
उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वैसे वे मुझ पर जताते नहीं हैं कि वे दुखी हैं। मैं जानता हूँ कि पापा आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके बगैर अकेले जी रहे हैं। वे भी मेरे साथ आए हैं, बाहर खड़े हैं। एक ही जगह मूर्ति से खड़ी रजनी किस मुंह से महेश के सामने जाती, उससे नजरें मिलाती। उसने बेजान थके हाथों से मोहित को अपने से अलग किया। उसकी आंखें पथरासी गई थी। लग रहा था कि उन आंखों में भावनाएं नहीं है। इतने में महेश भी भीतर आ गया। कितना बीमार, थका थका लाचार सा लग रहा था। रजनी के दिल में कुछ टूटने पिघलने लगा। मन दर्द से भर उठा। महेश का क्या कसूर, पर वह इस कलंकित देह के साथ कैसे आगे बढ़ती। रमेश तो महेश को देखकर शर्म से पानी पाने हुए जा रहा था। दोस्त होकर पीठ में छुरा घोंपने का अपराध जो किया था, इसलिए नजरें न मिलाकर एक और सिर झुकाए खड़ा रहा। महेश थके कदमों से रजनी के करीब आया और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। महेश ने कहा, सच रजनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी नादानी की वजह से हमारा बच्चा हम दोनों की परवरिश नहीं पा सका, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हम दोनों मिलकर अभी अपने बेटे मोहित को अच्छे संस्कार देंगे। उसे कारोबार में फलता फूलता देखेंगे। अभी तो उसकी शादी करनी है, उनके प्यारे प्यारे बच्चों को गोद में खिलाना है। नहीं महेश, यह सब अब कभी नहीं हो सकता। मैं चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं आ सकती। मैं इस लायक नहीं रह गई हूँ कि तुम्हारे साथ जा सकूं। अपने भर आए गले को खंगारते हुए रजनी फिर बोली, महेश, जब बदन का कोई अंग सड़ जाता है तो उसको काट कर अलग कर दिया जाता है, नहीं तो पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है। मैं अब वह दाग हूँ जिसे सिर्फ छिपाया और मिटाया जा सकता है, पर दिखाया नहीं जाता। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहते कहते वह बुरी तरह कांपने व रोने लगी थी। तब महेश ने रजनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, रजनी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरे रूखे बर्ताव के चलते तुम्हें घर छोड़ने जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके लिए तुम अपने आप को अकेले दोष मत दो। मुझे तुम मिल गई, अब कोई मलाल नहीं। मुझे समाज, रिश्तेदार, किसी की कोई परवाह नहीं। देखो तुम्हारे बेटे मोहित को, जिसे तुमने 8 साल का नन्हे मोहित के रूप में देखा था, आज वह पूरा गबरू नौजवान बन गया है। MBA की डिग्री भी हासिल कर ली है। मैंने इसका तुम्हारी गैर हाजिरी में ठीक से तो लालन पालन किया है कि नहीं? कोई शिकायत हो तो बोलो। महेश का गला भर आया था, आंखें गीली हो गई थी। कितना बड़ा कलेजा था महेश का। रजनी, जो शर्म अपराध के बोझ तले दबी जा रही थी, वह भी सारी लाज भूलकर महेश की बाहों में समा गई। कभी सोचा भी नहीं था कि महेश से नफरत की जगह माफी मिलेगी। उसके चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास की चमक थी। रमेश लूटा पिटा सा एक और खड़ा ताकता ही रह गया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।